Most welcome to our NCERT Best Notes with Best Explanation playlist series. Now today we will discuss NCERT Class 6 Social and Political Life 1 Chapter 4 Key Elements of a Democratic Government. Key Elements of a Democratic Government's Notes. This chapter explores the essential component. This chapter explores the essential components that make a government democratic. Make a government democratic, focusing on participation, conflict resolution, and the commitment to equality and justice. इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? तो इस चैप्टर में एक्सप्लोर करना है एसेंशियल कंपोनेंट दैट मेक अ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक। किसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, यानी किसी भी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए उसके एसेंशियल कंपोनेंट क्या क्या हैं, इनके बारे में इस चैप्टर में एक्सप्लोर करना है। फोकसिंग ऑन पार्टिसिपेशन, और इस चीज़ पे भी फोकस करना है कि पार्टिसिपेशन कैसा होगा, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन किस प्रकार से होगा। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब जो भी समस्याएं या कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई झगड़े या कोई भी चीज़ समस्या हो गई है उसको सॉल्व कैसे करेंगे, रिजॉल्व कैसे करेंगे। कमिटमेंट क्या होगा टू इक्वलिटी एंड जस्टिस, यानी इक्वलिटी और जस्टिस को प्राप्त करने के लिए हमारा कमिटमेंट क्या होगा। नाउ देखते हैं फर्स्ट टॉपिक क्या है। फर्स्ट टॉपिक इज द पीपल्स पार्टिसिपेशन। लोगों की पार्टिसिपेशन क्या है, कैसे आएगी। इन अ डेमोक्रेसी द पीपल हैव द पावर। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी कोई भी डेमोक्रेसी है तो पीपल के पास ही, डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है डेमस प्लस पीपल, डेमस प्लस क्रेसी, सॉरी डेमस प्लस क्रेसी। मीनिंग क्या है, डेमस का मीन्स पीपल तो होता ही है, तो जब भी डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, और क्रेसी का मतलब होता है टू रूल, तो बेसिकली डेमोक्रेसी में पीपल का ही तो रूल है, इसलिए लिखा जाता है कि डेमोक्रेसी द पीपल हैव द पावर। डेमोक्रेसी में कभी भी पीपल के पास पावर होता है। इन अ डेमोक्रेसी द पीपल हैव द पावर। नाउ देयर आर सेवरल वेज, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं इन विच सिटीजन पार्टिसिपेट इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनमें क्या होता है कि गवर्नमेंट को रन करने के लिए पीपल ना पार्टिसिपेट, सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे बहुत सारे सेवरल वेज हैं जिसमें सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को रनिंग करवाना होता है, रनिंग करने के लिए गवर्नमेंट को। नाउ फर्स्ट जो पार्ट पढ़ना है, वोटिंग इन इलेक्शंस। इलेक्शन में वोटिंग देना, वोट देना इलेक्शन में। दिस इज़ द मोस्ट डायरेक्ट वे। जो पार्टिसिपेट करने वाला पार्ट है ना, उसी में हम लोग को पढ़ना है कि दिस इज़ द मोस्ट डायरेक्ट वे। क्या है कि वोटिंग इन इलेक्शन, इलेक्शन में वोटिंग करना मोस्ट डायरेक्ट वे है। हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर लेते हैं। सिटीजन इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को फॉर अ फिक्स टर्म, यानी सिटीजन यानी जो नागरिक हैं हमारे देश के या किसी भी देश के, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली इलेक्ट कर लेते हैं। कितने दिनों के लिए? तो फिक्स टर्म कोई होता है। जैसे इंडिया में फिक्स टर्म होता है 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द पीपल्स विशेज, अगर जिनको इलेक्ट किया गया है अगर वो काम नहीं कर रहा है, वर्क अकॉर्डिंग, नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द पीपल्स विशेज, यानी लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं कर रहा है जिनको वो इलेक्ट किए हैं, तो दे कैन चेंज, उसको वो बदल सकते हैं। दे कैन चेंज द रिप्रेजेंटेटिव इन द नेक्स्ट इलेक्शन। फिर होगा क्या, एक बार तो धोखा खा लिए, अब अगली बार वो उनको चेंज कर लेंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव को चेंज कर लेंगे वो। दिस रेगुलर इलेक्टोरल प्रोसेस लिमिट्स द पावर। यही रेगुलर जो प्रोसेस होता है यही लिमिट कर देता है पावर को ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की पावर को बहुत लिमिट कर देता है। और इंक्रीज क्या करता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी को, यानी एक चीज़ को घटा देता है, यानी लिमिट लगा देता है पावर में, पावर को लिमिट कर देता है यानी डिक्रीज़ कर देता है, और अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। तो ये चीज़ है वोटिंग इन इलेक्शन। इसमें क्या था कि लोग ना डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर लेते हैं फिक्स टर्म के लिए, जैसे भारत में 5 साल के लिए। एंड अगर वो उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हैं जिनको इलेक्ट किया गया है, और लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं जिनके लिए उनको वर्क पे मतलब दिया गया है, और वो नहीं काम कर पा रहे हैं, तो नेक्स्ट इलेक्शन में होगा क्या, उनको वो चेंज कर लेंगे। दिस रेगुलर इलेक्टोरल प्रोसेस जो है, यही जो रेगुलर प्रोसेस होते रहता है, ये उनके पावर को
लिमिटेशन में रखता है, पावर को लिमिट करता है गवर्नमेंट के पावर को, और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा के रखता है। नाउ अदर वेज टू पार्टिसिपेट, अगला जो वेज है, दूसरे तरीके के जो हैं पार्टिसिपेशन, वो क्या है? सिंस इलेक्शंस आर हेल्ड ओनली एवरी फ्यू ईयर्स, क्योंकि इलेक्शन जो है ना कुछ कुछ साल पे ही फिक्स करके होता है। सिंस इलेक्शंस आर हेल्ड ओनली एवरी फ्यू ईयर्स पीपल पार्टिसिपेट इन इंटरिम पीरियड बाय, अब चूंकि इलेक्शन जो है 5 साल पे ही होगा, तो 5 साल के अंदर में इंटरिम पीरियड में फिर अगर उनको पार्टिसिपेट करना है तो वो कैसे करेंगे? तो इलेक्शन का तो इंतजार नहीं करेंगे, उनको क्या क्या चीज़ करके वो मतलब अपना वो बात रख सकते हैं, पीपल जो है अपना बात सुना सकते हैं गवर्नमेंट को। तो देखिए सबसे पहला इसमें पार्ट है प्रोटेस्ट करके वो कर सकते हैं, ऐसा रैलीज निकाल के कर सकते हैं। दूसरा है कि सिग्नेचर कैंपेन करके कर सकते हैं वो। तीसरा है कि यूजिंग मीडिया, मीडिया को यूज़ करके वो अपनी बात रख सकते हैं। एंड फोर्थ है कि फॉर्मिंग एसोसिएशन, एसोसिएशन बना लेंगे और इंटरेस्ट ग्रुप्स बना लेंगे और वो अपने अपने बात को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। और फिफ्थ पार्ट इज द क्रिटिक, फिफ्थ वन पार्ट इज द क्रिटिक, क्रिटिक करके भी वो अपनी बात को सुना सकते हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। तो फर्स्ट जो था प्रोटेस्ट करना, रैलीज निकालना, ये क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग्स, वो पब्लिक मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड रैलीज, रैलीज निकालते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, पब्लिक मीटिंग्स करते हैं। क्या चीज़ के लिए? तो एक्सप्रेस करते हैं उसमें अपना डिसअप्रूवल ऑफ अ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट से जो वो नाराज़ है ना, और उनके गवर्नमेंट के डिसीजन से जो नाराज़ हैं, वो अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए, डिसअप्रूवल व्यक्त करने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, रैलीज निकालते हैं, ये सब करते हैं। प्रोटेस्टिंग एंड इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, जैसे कभी कभी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अगर बढ़ गया है या फार्मर्स के लिए कोई असुविधाजनक कानून बना दिया गया है, तो लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, रैलीज निकालने लगते हैं। इस तरह से क्या होता है, गवर्नमेंट तक वो बात पहुंच जाती है और गवर्नमेंट का डिसीजन जो गलत लिया गया है उसको गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी ठीक कर लेते हैं। नाउ सिग्नेचर कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन क्या होता है? तो कलेक्टिंग सिग्नेचर्स टू डिमांड अ चेंज इन पॉलिसी, फिर से पॉलिसी में कोई गड़बड़ी अगर हुआ है, लोगों को लग रहा है कि प्रॉब्लम्स आ रहा है इससे, तो वो डिमांड करते हैं कि सिग्नेचर कलेक्ट करके बहुत सारे लोगों का कि इसको चेंज कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट फिर उनकी बातें सुनते हैं और उनको सुनाने का एक माध्यम है सिग्नेचर कैंपेन। गवर्नमेंट उनकी बातें सुन लेते हैं, डिमांड कर जब जो उनका डिमांड होता है वो पूरा करते हैं। नाउ यूजिंग मीडिया, मीडिया को यूज़ करके भी किया जाता है, वो अपनी बातें रखते हैं, जैसे एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट थ्रू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के द्वारा, टीवी के द्वारा और सोशल मीडिया का यूज़ करके एक्सप्रेस करते हैं अपने ओपिनियन को, क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को। और ये इस चीज़ का जब गवर्नमेंट को पता चलता है तो फिर वो अपने पॉलिसीज़ में, अपने जो बिहेवियर है उसमें वो चेंजिंग लाते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ फॉर्मिंग एसोसिएशन और इंटरेस्ट ग्रुप्स, एसोसिएशंस भी बनाते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स भी बनाते हैं। ये क्यों बनाया जाता है? गवर्नमेंट को लॉबिंग करने के लिए, गवर्नमेंट को लॉबिंग करने के लिए भी ये बनाया जाता है। ऑन स्पेसिफिक इशूज़, बहुत सारे स्पेसिफिक इशूज़ पे, जैसे कि वुमेंस के राइट ग्रुप बनाए जाते हैं, इन्वायरमेंटल ग्रुप बनाए जाते हैं, इससे भी गवर्नमेंट का ध्यान उनकी ओर आता है और गवर्नमेंट अपनी ओर से जो फ्रेश एक्शन होता है ना वो लेते हैं। नाउ क्रिटिक क्या है? तो बीइंग अलर्ट एंड क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट्स एक्शन स्ट्रेंथेंस द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द कंट्री। इसी का ये पार्ट है कि क्रिटिक क्या है कि बीइंग अलर्ट, वो हमेशा अलर्ट रहते हैं, क्रिटिकल रहते हैं गवर्नमेंट के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति अलर्ट और क्रिटिकल रहते हैं कि गवर्नमेंट का एक्शन जो है उसको स्ट्रेंथ, गवर्नमेंट का जो भी एक्शन है उनके प्रति अलर्ट रहते हैं और क्रिटिकल रहते हैं। इससे क्या होगा? मजबूती मिलेगा, स्ट्रेंथेंस होगा द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है ना, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है यानी लोगों के प्रति जो उनका शासन होना है वो बहुत अच्छा रहता है, वो फ्रेश रहता है। नाउ जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, द नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ये रिजॉल्व क्यों किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट का? कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन यानी नीड, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ना? कॉन्फ्लिक्ट अराइज इन सोसाइटीज़, कॉन्फ्लिक्ट अराइज कहाँ होता है? सोसाइटीज़ में। कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई झगड़े छोटे मोटे, डिस्कॉर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इसका मतलब लड़ाई झगड़ा या असंतुष्टि वाले बातें होते हैं,
बातें होती है। नौ, सोसाइटीज़ में जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, होता क्यों है, जब लोग ना डिफरेंट कल्चर वाले, डिफरेंट रिलीजन वाले, डिफरेंट रीजन वाले और इकोनॉमिक जिनका बैकग्राउंड अलग अलग है, डू नॉट गेट अलॉन्ग, जो साथ साथ नहीं चल पाते हैं, व्हेन सम पीपल फील करते हैं, जब कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है तभी अराइज होता है जब कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि उनको डिस्क्रिमिनेशन कर दिया गया है, या उनको रिलीजन रीजन इकोनॉमिक और डिफरेंट कल्चर के कारण ना उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया है। तो सोसाइटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट ना, जो उनकी जो गुस्सा होती है, उनकी जो लड़ाई होती है वो स्टार्ट हो जाती है, उनका स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। नाउ रोल ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें रोल क्या है गवर्नमेंट का, इट इज़ अ गवर्नमेंट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो है गवर्नमेंट का, ये जो है वो गवर्नमेंट का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिजॉल्व करे, ये सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट का कि उसको रिजॉल्व करे, उसको सही करे, रिजॉल्व करे कॉन्फ्लिक्ट को। इससे क्या होगा, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एस्केलेटिंग वायलेंस और फियर, मतलब छोटे स्तर पे ही रिजॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि अगर वो बढ़ बढ़ गया तो फ्रॉम एस्केलेटिंग, अगर वो बढ़ गया तो क्या होगा कि वायलेंस और फियर बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, क्रांति और विद्रोह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए इट इज़ द गवर्नमेंट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये गवर्नमेंट का सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको रिजॉल्व करे कॉन्फ्लिक्ट को। इससे क्या होगा, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एस्केलेटिंग, उसको आगे बढ़ने से बचाए, प्रिवेंट करे, रोके, क्या चीज़ में आगे बढ़ के रूप वो क्या ले लेगा, आगे अगर बढ़ गया तो वायलेंस बन जाएगा और फियर का माहौल पैदा कर देगा, तो ये सब चीज़ से उनको बचाना होता है, ये रोल है गवर्नमेंट का। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट रिलीजन ग्रुप, अक्सर कॉन्फ्लिक्ट जो है ना रिलीजियस ग्रुप के बीच में हो जाता है, अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ड्यूरिंग प्रोसेशंस और फेस्टिवल्स, अक्सर उत्सवों के दौरान दौरान भी हो जाता है, हिंदू मुस्लिम की जो दंगे हैं वो हो जाते हैं फेस्टिवल्स के दौरान, इसलिए गवर्नमेंट ना ज़्यादा ही एक्टिवेट वहाँ होता है। कोई भी फेस्टिवल्स में आप देखिएगा एक्स्ट्रा पुलिस को डिप्लॉय कर दिया जाता है, एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिए जाते हैं ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन उठे ही ना, अगर उठे भी तो जल्द से जल्द वो शांत हो जाए, वो मतलब ज़्यादा बढ़ के वायलेंस और फियर का रूप ना ले ले। ना डिस्प्यूट्स ओवर रिवर वाटर, रिवर वाटर पे भी डिस्प्यूट्स होता है, जैसे कि स्टेट्स के बीच में जो रिवर वाटर फ्लो कर रहा है ना उन पे भी डिस्प्यूट्स होता है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच कावेरी रिवर पे भी ये डिस्प्यूट्स अक्सर आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा। दीज ऑल अबाउट, ये जो सारा टॉपिक है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास हायर क्लासेस में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो रिवर डिस्प्यूट्स वगैरह है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत बार मेंशन है, इस सब के बारे में अलग से आर्टिकल्स बना हुआ है इस पर, तो ये सब हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे ना। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म क्या है, तो द गवर्नमेंट ऑफन विद द हेल्प ऑफ द पुलिस, गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करेगा, गवर्नमेंट तो डायरेक्ट आएगा नहीं उठ के, तो करेगा कैसे, ये सॉल्व कैसे करेगा, तो गवर्नमेंट क्या करता है, हेल्प लेता है पुलिस का, गवर्नमेंट हेल्प लेते हैं पुलिस का, इंटरवेंस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ये क्या करते हैं पुलिस के हेल्प से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट, और रिजॉल्व कर लेते हैं यानी ठीक ठाक कर लेते हैं डिस्प्यूट को, जो झगड़े छोटे मोटे हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो विरोध खड़ा हुआ था, उठा हुआ था, वो रिजॉल्व कर लेते हैं। समटाइम्स थ्रू मीडिएशन, कभी कभी तो मीडिएशन से वो ठीक हो जाता है, और बाय स्टेबलाइजिंग लीगल बॉडीज़, या कभी कभी स्टेबलाइज कर लेते हैं, उसके लिए एस्टेब्लिश करते हैं लीगल बॉडीज़ को। मीडिएशन का मतलब होता है दोनों के बीच आपसी ये बातचीत होता है और एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करवा लिया जाता है, तो फिर ये मीडिएशन प्रोसेस है। और एस्टेब्लिशिंग कभी कभी करते हैं वो लीगल बॉडीज़ को, मेनली उनको हेल्प लेना होता है पुलिस का ही, तो पुलिस के हेल्प से वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को पूरा कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वलिटी एंड जस्टिस, इक्वलिटी और जस्टिस को देखेंगे। इक्वलिटी मीन्स समानता होता है और जस्टिस मीन्स न्याय होता है। इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल की आइडियाज़, ये इनसेपरेबल है, मतलब इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। इक्वलिटी और जस्टिस जो है वो इनसेपरेबल है, इन दोनों को अलग अलग देखा नहीं जा सकता। ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इक्वलिटी और जस्टिस को अलग अलग की आइडियाज़ के रूप में नहीं देखा जा सकता, यानी इनको इनसेपरेट नहीं कर सकते।
द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इंश्योरिंग बोथ। डेमोक्रेटिक कोई भी गवर्नमेंट है ना, उनको कमिटमेंट होता है, उनकी कमिटमेंट होती है कि इंश्योरिंग बोथ, ये दोनों चीज़ उनको देना ही देना है। यानी इक्वलिटी भी उनके राज्य या देश में होना चाहिए और जस्टिस भी सबको मिलना चाहिए। इन उन्हीं को ये कमिटेड वे रहते हैं कि इंश्योर करेंगे, मतलब ये दोनों चीज़ सबको मिलना चाहिए। नाउ जस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन ये क्या है? तो फर्स्ट जो इसमें पार्ट है वो है जस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। इन अ डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी में हिस्टोरिकल injustices such that practice of untouchability must be abolished। जो ये हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस था, मतलब ऐतिहासिक जो असमानताएं, मतलब अन्याय की बातें थी, जो प्रैक्टिस होता था अनटचेबिलिटी का, ये लोअर क्लासेस मतलब प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस किए बहुत इस पे, कि प्रैक्टिस जो होता था अनटचेबिलिटी का मस्ट बी एबॉलिश्ड। ये जस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन के लिए इसको हम अवश्य ही गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए, मस्ट बी एबॉलिश्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेड स्पेशल प्रोविज़न, बहुत सारे ऐसे स्पेशल प्रोविज़न किए गए हैं जिनमें इंश्योर किया गया है प्रीवियसली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को, लाइक द दलित एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड ट्रीटेड विद डिग्निटी। यानी उनको गौरव देना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाना, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्पेशल प्रोविज़न बना के लाया गया है। यानी जस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन के लिए हमारे डेमोक्रेसी में जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस देखा गया, वो सच एज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी जो शुरू से चलता आ रहा है उसको एबॉलिश किया गया हमारे डेमोक्रेसी में। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए हैं जिनमें क्या है कि प्रीवियसली मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप हैं, जैसे दलित हैं और वुमेंस हैं या एसटी वाले हैं या एससीज वाले हैं या ओबीसीज वाले हैं, जो भी हैं, हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिले और ट्रीटेड विद डिग्निटी, उनको गौरव की दृष्टि से देखा जाए। तो ये सब के लिए जस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन को हटाया गया है, मतलब जस्टिस लाया गया है और डिस्क्रिमिनेशन को हटाया गया है। नाउ स्पेशल प्रोविजन इसमें क्या है? द गवर्नमेंट मेक्स स्पेशल एफर्ट्स, गवर्नमेंट ना स्पेशल एफर्ट करता है, स्पेशली वो एफर्ट करते हैं, बहुत सारा वर्क करते हैं थ्रू लॉज और स्कीम्स के व्यू में, मतलब लॉज बना के और स्कीम्स लागू करके वो बहुत सारा चीज़ टू प्रमोट जस्टिस, बहुत सारा चीज़ ऐसा करते हैं ताकि जस्टिस सबको मिले। फॉर एग्जांपल लॉज दैट बैन अनटचेबिलिटी, एक लॉज आया था जो बैन अनटचेबिलिटी को किया। एंड पॉलिसीज़ दैट प्रोवाइड रिजर्वेशंस इन जॉब, और पॉलिसीज़ ऐसे बनाए जाते हैं जो प्रोवाइड करते हैं रिजर्वेशन जॉब में। एंड एजुकेशंस आर मेंट टू अपलिफ्ट डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, और एजुकेशन में भी जो है, जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनको अपलिफ्ट किया गया, ऊपर उठाया गया। एंड ट्रीट एवरीवन इक्वली, और सबको इक्वली देखा गया। यानी स्पेशल प्रोविज़न बनाना, ये सारा जो है वर्क है इक्वलिटी और जस्टिस के लिए, गवर्नमेंट ही वर्क करते हैं। इससे क्या होगा? अपलिफ्ट होंगे डिसएडवांटेज ग्रुप, जिनको असुविधा हो रही है, जो वंचित समूह हैं उनको ऊपर उठाने के लिए उनके एजुकेशन, मतलब जॉब में, एजुकेशन में उनको रिजर्वेशन दिया गया है। पॉलिसीज ऐसे बनाए गए हैं कि अनटचेबिलिटी को बैन कर दें, लॉ जैसे हैं कि अनटचेबिलिटी को बैन कर दें, स्पेशल एफर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट लॉज और स्कीम बना के। ये सारा चीज़ क्यों हो रहा है? कि लोग जो डिस्क्रिमिनेशन फील कर रहे हैं उनको उनसे बाहर निकाला जाए और जस्टिस सबको मिले। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द साउथ अफ्रीका एग्जाम्पल। साउथ अफ्रीका का बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है, इस चैप्टर में उसको डिस्कस किया गया। दिस चैप्टर यूजेस द स्टोरी, एक स्टोरी बताया गया इस चैप्टर में, ऑफ अपार्थेड। अपार्थेड होता क्या है? साउथ अफ्रीका में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वलिटी, इसमें इम्पोर्टेंस इक्वलिटी का बताया है। यानी इस चैप्टर में अपार्थेड की, साउथ अफ्रीका वाली जो कहानी है उसको हाईलाइट किया गया है, जिसमें इम्पोर्टेंस इक्वलिटी का बताया गया है। अब अपार्थेड क्या है वो देखते हैं। अपार्थेड वाज अ सिस्टम ऑफ लॉज, एक ऐसा लॉज का सिस्टम था, एक ऐसे नियम का वो सिस्टम था दैट रेशियली सेपरेटेड, जिसमें रेशियली लोग सेपरेट रहते थे, ट्रीटेड नॉन वाइट पीपल, और ट्रीट करते थे नॉन वाइट पीपल को, यानी ब्लैक जो हैं, इंडियन जो हैं और कलर्ड जो हैं, उसको इन्फेरियर माना जाता था। मतलब रेशियली सेपरेशन होता था वहाँ पे,
रेस के बेसिस पे उनको सेपरेट किया जाता था, ट्रीट करते थे नॉन वाइट पीपल को, ब्लैक वाले जो लोग हैं, जो इंडियन लोग हैं, कलर्ड लोग जो हैं, उनको इन्फीरियर मतलब उनको बहुत नीचे तबके का माना जाता था। द लॉन्ग स्ट्रगल लेड बाय द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और ये बहुत लंबी एक लड़ाई लड़ी गई अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, एएनसी के द्वारा। इनके लीडर कौन थे? फेमस नेल्सन मंडेला जी थे। इनके लीडर कौन थे? फेमस इनके लीडर कौन थे? तो फेमस नेल्सन मंडेला जी थे, जो इवेंचुअली डिसमेंटल्ड दिस ऑपरेसिव सिस्टम, जिसने इस सिस्टम को उखाड़ फेंका, स्टेब्लिशिंग डेमोक्रेटिक स्टेट, जहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेटिक स्टेट की स्थापना की, और ऑल रेसेस इक्वल, जहाँ ऐसी डेमोक्रेटिक स्टेट उन वे बनाए कि ऑल रेसेस वहाँ पे जो है इक्वल हो। ये नेल्सन मंडेला बहुत अच्छे फॉलोवर रहे हैं महात्मा गांधी जी के, और महात्मा गांधी जी अपार्थेड के भी शिकार हुए थे। आपको ये स्टोरी, फेमस स्टोरी याद ही होगा। महात्मा गांधी जब एक ट्रेन से जा रहे थे, तो अंग्रेज़ जो हैं उनको डब्बे से बाहर, उनको टिकट होते हुए भी उस फर्स्ट क्लास वाले बॉगी में बैठे हुए थे, उनमें उनका टिकट था, उसका वो टिकट लिए हुए थे, पर फिर भी उनको बाहर निकाल के फेंक दिया गया था। तो ये सारा चीज़ अपार्थेड सिस्टम का ही वो शिकार हुए। ये बहुत पॉपुलर ये सब स्टोरी है, और साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अपार्थेड बहुत दिनों तक झेला, तो जस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन जो है, इनको डिस्क्रिमिनेशन से जस्टिस मिला और इक्वालिटी का ट्रीट किया गया। ना ये ऑल अबाउट दिस टॉपिक, चैप्टर में इतने सारे टॉपिक थे, ये सारा टॉपिक इस चैप्टर का था। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर लिसनिंग carefully, watching, subscribing, liking. A lot of thanks for supporting me, a lot. And again and again, thank you. We will meet in next chapter.